जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे कि आप सब लोग कैसे हैं। एक बार सभी लोग बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग। और दोस्तों, आज हमारा जो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है वह विज्ञान का प्रैक्टिस सेट है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख किए हैं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। एएलपी और टेक्नीशियन के लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। हालांकि अभी वैकेंसी एएलपी और टेक्नीशियन का है, तो इस पर हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो लोग एएलपी और टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई किए हैं या करेंगे, ठीक है, वो सभी लोग इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, और मैं प्रयास करूंगा कि आपको यहीं पर हर एक चीज़ सिखा दूं, समझा दूं दोस्तों। तो एक बार सभी लोग बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग। स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे और लाइक करके अपना अटेंडेंस लगा देंगे दोस्तों। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। पढ़िए। सबसे पहले आपका मकसद ये होना चाहिए कि क्वेश्चन समझना कि प्रश्न क्या कहना चाहता है। प्रश्न में क्या कहा गया है, तत्व ए, बी और सी डोबेराइनर के त्रिक के रूप में है। ठीक है। यदि ए का परमाणु भार 40 है और सी का परमाणु भार 137 है, तो बी का परमाणु भार क्या होगा। बड़े ध्यान से आप लोग समझिएगा। और डोबेराइनर का जो त्रिक सिद्धांत है दोस्तों, इसको मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। देखिएगा, डोबेराइनर जो वैज्ञानिक है दोस्तों, तत्वों का जब वर्गीकरण किया गया था, तो तत्वों के वर्गीकरण में सबसे पहला जो तत्वों का वर्गीकरण करने वाला वैज्ञानिक था, जिसका नाम था दोस्तों डोबेराइनर। डोबेराइनर ने एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम है त्रिक सिद्धांत। आपसे पेपर में पूछे जाते हैं कि त्रिक सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो आपका जवाब होगा डोबेराइनर ने। ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने क्या किया, तत्वों के तीन तीन समूह बना लिए। तत्वों के तीन तीन समूह बना लिए, जैसे ए, बी और सी, ऐसे तीन तीन समूह बना लिए। ठीक है, तीन तीन समूह बना लिया। और इसने कहा कि जो तत्व ए का परमाणु भार है और तत्व बी, सी का परमाणु भार है, उनका औसत बी के परमाणु भार के बराबर होगा। यानी सीधी बात इन्होंने कह दिया कि अगर आप बी का परमाणु भार निकालते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए का परमाणु भार आप प्लस सी का परमाणु भार बट्टे 2 करना होगा। मतलब ए और सी का औसत जो होगा वही बीच वाले का परमाणु भार हो जाएगा। यही बात कहा। जैसे अगर हमको आदत तीन तत्व ले लिए हम यहाँ पर, पी क्यू आर, पी है, क्यू है और आर है, तीन तत्व हमने ले लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जरा यहाँ पर Q का परमाणु भार क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, P और R का औसत जो होगा वही Q का परमाणु भार होगा। तो औसत कैसे निकालते हैं, दोनों का योग बटे संख्या, P प्लस R करेंगे बटे 2 करेंगे, ऐसे करते हैं। इन्होंने इस प्रकार से तत्वों को सजाया था। इसी को कहते हैं त्रिक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों। देखिए, अब यहाँ से समझिएगा, यहाँ पर क्या पूछा गया है, बी का बताइए क्या होगा। तो अब मान रख दीजिए सब। देखिए, ए का क्या है, ए का कितना है, यहाँ पर ए का यहाँ पर दिया है कितना, परमाणु भार 40, 40 प्लस सी का क्या है 137 है बटे 2। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 177 हो जाएगा दोस्तों। 177 बटे में 2, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, लगभग यहाँ पर आएगा 2 8 16, 2 8 16, लगभग कितना आएगा 88। तो बी का जो परमाणु भार होगा कितना हो जाएगा 88। तो 88 इसका सही उत्तर है। ये डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत दोस्तों आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप लोग बताएंगे क्या इसमें आपको दिक्कत है समझने में। क्या डोबेराइनर त्रिक सिद्धांत आप लोग समझे कि नहीं समझे दोस्तों। डोबेराइनर ट्रिक अगर समझ गए होंगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग एक टाइप करेंगे। एक बार सभी लोग एक टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में, अगर डोबेराइनर का ट्रिक सिद्धांत आप लोगों ने सीख गया होगा तो। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, यहीं पर आप जान लीजिए कि जब पहला जो प्रयास किया था कौन किया था, डोबेराइनर। तत्वों के वर्गीकरण का पहला प्रयास कौन किया था, डोबेराइनर। लेकिन दूसरा प्रयास कौन किया था, तो दूसरा प्रयास करने वाले वैज्ञानिक का नाम था अलेक्जेंडर न्यूलैंड। ठीक है। डोबेराइनर के समय में तत्वों की ज्ञात संख्या कितनी थी, तो ये आप बताएंगे 21 था। इन्होंने जो परमाणुओं को सजाया था वो किस आधार पर सजाया था, तो द्रव्यमान संख्या के आधार पर सजाया था इन्होंने। ठीक है। और प्लेटिनम जो है उत्प्रेरक की खोज भी कौन किया था दोस्तों, तो डोबेराइनर ही ने किया था।
अलेक्जेंडर ने दूसरा प्रयास किया था तत्वों के वर्गीकरण का, और इसके समय कुल कितने तत्व ज्ञात हुए थे? कुल 56 तत्व ज्ञात थे दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे। और इन्होंने न्यूलैंड ने दोस्तों अष्टक नियम दिया था, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इन्होंने भी जो परमाणु को सजाया था वो द्रव्यमान संख्या के आधार पर इन्होंने भी सजाया था दोस्तों, ठीक है। चलिए, इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, देखिए कहा गया है यहाँ पर 4 किलोग्राम की एक वस्तु विरामावस्था पर स्थित है। एक स्थिर बल की क्रिया के तहत यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो जो कार्य किया जाएगा दोस्तों वह कार्य क्या होगा? KF यानी काइनेटिक, KE बोलेंगे दोस्तों, काइनेटिक ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा KE, ठीक है, माइनस KE। कहने का मतलब क्या हुआ? दूसरा जो गतिज ऊर्जा होगा उसमें से आप पहले गतिज ऊर्जा को घटाएंगे, यह क्या निकल के आएगा? बल द्वारा किया गया कार्य निकल के आएगा, ठीक है। हालांकि देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? के बराबर क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर ये होता है। तो एक तो विरामावस्था है, एक क्या है दोस्तों? विरामावस्था। तो एक के लिए v का मान u, विरामावस्था मतलब u का मान 0 हो जाएगा, u का मान क्या होगा? 0। तो एक तो 0 ही हो जाएगा, तो एक का मान तो 0 हो जाएगा, बस एक ही से मान निकल जाएगा, यहीं पर आप मान रख देंगे इसी में, तो आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। देखिए 1/2 करिए, यहाँ पर m का मान क्या है? 4 है, v का मान कितना है? तो 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 25 हो जाएगा, ठीक। 2 से काटेंगे, 2 से काटिए, 2 बार में कटेगा, 25 दूना 50, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 50 जूल। 50 जूल इसका प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कहा गया कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं तो आप पाते हैं कि प्रतिबिंब यानी आपका परावर्तन आपसे छोटा है, तो उस दर्पण का प्रकार क्या है? देखिएगा 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के यहाँ पर, एक अवतल, एक उत्तल होता है, एक समतल भी होता है दोस्तों। 3 प्रकार के, एक अवतल, उत्तल और समतल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया कि आप एक दर्पण में देखते हैं तो आप पाते हैं कि आपका जो प्रतिबिंब है वह आपसे छोटा दिखता है। दर्पण किस प्रकार का होगा? अब देखिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, देखिए दोस्तों ये क्या है? यह है उत्तल दर्पण है, बात को समझिएगा। यह क्या है दोस्तों? यह उत्तल दर्पण है, ठीक है। ये क्या है? तो यह है दोस्तों उत्तल दर्पण, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर वस्तु को आप 6 जगह रख सकते हैं। एक पोल पर, यहाँ पोल है, और ये क्या है? यहाँ पर ये फोकस है, वक्रता केंद्र है, और यहाँ पर अनंत। वस्तु आप 6 जगह रख सकते हैं। यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ भी, और यहाँ पर, और यहाँ पर, और यहाँ पर। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है पीछे बनता है, यहाँ बनता है, ऐसे 6 फिगर यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा, 6 प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से प्रतिबिंब बनेंगे। 6 के 6 प्रतिबिंब जो बनेंगे दोस्तों, ये 6 के 6 प्रतिबिंब क्या होंगे? वस्तु से छोटे होंगे। कैसे होंगे? वस्तु से छोटे होंगे, नहीं आपसे क्या होंगे? छोटे होंगे। तो किस प्रकार का दर्पण है? तो ये है दोस्तों उत्तल दर्पण। किस प्रकार का? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में दोस्तों जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह छोटा बनता है, ठीक है। तो यही आपसे पूछा गया है, तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। अगला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर क्या दिया गया है? खाद्य पदार्थों में विकृति गंधिता
यानी रेसिडिटी का मुख्य कारण वसा और तेल का है। मतलब वसा और तेल जब रहेगा तो उसकी रेसिडिटी हो जाती है, उस सामान में जो खाद्य पदार्थ है उसमें गंध आने लगता है, यानी वो खराब हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि खराब हो जाना। कोई भी चीज है खराब हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, सड़ गया, ऑक्सीकरण हो गया। जैसे जैसे देखिए आप के आसपास जब पानी जमता है तो उसमें जो घास होते हैं वो कई दिनों तक पानी के इकट्ठा रहने के कारण क्या होता है, उसमें वो सब महकने लगता है, एक अजीब तरह से बदबू आने लगता है, क्योंकि उसका जो घास था उसमें वो सब सड़ गया है दोस्तों। तो जहाँ कहीं भी सड़ गया है तो उसका मतलब ऑक्सीकरण होता है। जैसे पहले महुआ से शराब बनता था, ठीक है, तो उसको क्या करते थे लोग, ऐसे पन्नी में रखकर गड्ढे में जमीन में उसको गड्ढा बनाकर उसमें रख देते थे। तो कई दिन तक उसमें रखते थे, वो सड़ता था और सड़ने के बाद उसमें जो है उसको दारू बनाते थे, मतलब शराब बनाते थे। तो वहाँ पर क्या होता था, उसका ऑक्सीकरण होता था दोस्तों। क्या होता था, ऑक्सीकरण। यानी कोई भी चीज़ अगर खराब हो रहा है, सड़ रहा है, तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। बस यही बातें समझनी है आपको, ठीक है भैया। तो ऑक्सीकरण इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से है दोस्तों, देखिए कहा गया है इसमें कि निम्नलिखित में से क्या बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के लिए कार्य करता है। देखिए दोस्तों, जब भ्रूण अवस्था होती है उस समय भ्रूण को पोषक पदार्थ, पोषक कैसे मिलता है, पोषक जो तत्व होते हैं वो पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है। मतलब उसको पोषक प्रदान कौन करता है, ये आपसे पूछना चाहता है। तब भ्रूण अवस्था में, यानी जब भ्रूण रहता है, जब बच्चे का निर्माण होता है, जब भ्रूण बनता है उस समय उसको भ्रूण को पोषण जो मिलता है वह मिलता है भ्रूणपोष से दोस्तों। किससे मिलता है, भ्रूणपोष से, ठीक है। तब भ्रूणपोष इसका सही उत्तर है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में भ्रूणपोष है दोस्तों, ठीक है, ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए, 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस लंबाई कितनी है। देखिए दोस्तों, फोकस लंबाई अवतल दर्पण की बात किया जाए अगर, तो यहाँ पर देखिए ये अवतल दर्पण है दोस्तों, ये क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक। यहाँ पर क्या है, ये पोल है, ध्रुव है, यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर यफ फोकस है, यहाँ पर सेंटर केंद्र है, और यहाँ क्या है, अनंत है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, यानी पोल से, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है, वो जो फोकस होता है इसका 2 गुना होता है। यानी हम कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या बराबर 2f। क्या होता है, 2f। आपसे क्या पूछा है, फोकस की लंबाई पूछा है, तो f का मान क्या हो जाएगा, f का मान क्या हो जाएगा, c/2। यानी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस की लंबाई। वक्रता त्रिज्या दिया है आपको कितना, 20 सेंटीमीटर, तो 20/2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। फोकस की लंबाई कितनी, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। एकदम से चला, आप क्या करिए, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए और हर एक सवाल को समझने का प्रयास करिए, तभी आप समझ पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 22 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है, उसमें कितनी गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा निकालने का तरीका क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। तो के ई बराबर हाफ इंटू एम, एम का मतलब 22, वी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यहाँ से काटेंगे 11 बार में कैंसिल, 11 गुना 25 करेंगे तो 5 7 2, यानी 275 जूल। कितना, 275 जूल, ठीक है, 275 जूल, ऑप्शन नंबर 1, 275 जूल। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, तो 275 जूल, ठीक है। बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, सवाल समझ में आया। एक बार सभी लोग एक टाइप करिए अगर सवाल समझ में आया है तो, एक बार सभी लोग एक टाइप करिए, चला एक बार सभी लोग एक टाइप करिए अगर सवाल समझ में आया है तो। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया दे रखा है, एक वाहक का प्रतिरोध किसके विपरीत अनुपातिक होता है। वाहक का प्रतिरोध यानी R बराबर क्या होता है दोस्तों, रो L बाई ए होता है। ये होता है फार्मूला। पूछा है किसके विपरीत अनुपातिक होता है, तो विपरीत माने उल्टा, तो नीचे क्या है एरिया क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसके अनुपातिक होता है। विपरीत अनुपातिक होता है मतलब उल्टा होता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है भाई, बताइए भैया कोई दिक्कत परेशानी आपको समस्या है, बताइए। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम डिटेल पढ़ें, चैप्टर वाइज आप पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार कमेंट कर देंगे, आप कमेंट कर देंगे, साइंस आपको चैप्टर वाइज में पढ़ा दूंगा और हर एक चीज़ समझ में आएगा दोस्तों, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिएगा क्या कह रखा है यहाँ पर। इसने कहा है क्वेश्चन में, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। थायरॉक्सिन जो होता है दोस्तों एक हार्मोन होता है, ठीक है, तो इसके संश्लेषण के लिए क्या चीज़ आवश्यकता होती है। तो थायरॉक्सिन आप जानते हैं आयोडीन, थायरॉक्सिन आयोडीन, थायरॉक्सिन आयोडीन, तो आयोडीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही उत्तर, आयोडीन। ठीक है, चलिए आइए देखिएगा यहाँ पर क्या कहा गया इस क्वेश्चन में। प्रश्न में कहा है कि पौधों में तने या जड़ का घेरा किसके कारण बनता है। जो पौधा होता है दोस्तों, देखिए ये पौधा है, ये पौधा है दोस्तों, ठीक है, ये पौधा है, यहाँ पर ये क्या है, इसका जड़ है, ये तना है। अब इसमें घेरा बनता है इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से ऐसे घेरा बना होता नहीं होता है, घेरा ऐसा बना होता है, तो ये किसके कारण होता है ये पूछा गया है। ये किसके कारण घेरा बना होता है, किसके कारण, ये आपसे पूछा गया है। देखिएगा दोस्तों, ये ऊतक की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ऊतक की बात करते हैं तो किस ऊतक की कारण ये होता है, ये होता है प्यारे साथियों किसके, पार्श्व विभुज ऊतक के कारण। किसके कारण, तो पार्श्व विभुज ऊतक, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 1 सही। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ऊतक की बात करते हैं, ऊतक शब्द आया है तो ऊतक की बात कर ले। देखिए दोस्तों, पादप में ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक कौन होता है, वृद्धि ऊतक या विभोज ऊतक, और एक होता है अस्थायी ऊतक। कौन होता है, वृद्धि, और एक होता है अस्थाई। वृद्धि ऊतक भी 3 प्रकार के होते हैं। वृद्धि ऊतक 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, एक होता है शीर्षस्थ, और एक होता है अंतर्वृष्ट, और एक होता है पार्श्व। शीर्षस्थ मतलब जो ऊपर किसको, तना को और यहाँ जड़ को वृद्धि करता है, उसकी लंबाई बढ़ाता है, वह कौन सा ऊतक होता है, वह होता है शीर्षस्थ विभोज ऊतक। शीर्षस्थ मतलब क्या, शीर्ष माने ऊपर, ऊपर और नीचे, शीर्षस्थ मतलब का ऊपर, यानी ऊपर और नीचे की वृद्धि करने का काम कौन करता है, शीर्षस्थ विभोज ऊतक। और होता है अंतर्वृष्ट। कभी कभी आपने देखा है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर ऐसे पौधे होते हैं, ठीक, अब यहाँ से एक पत्ता निकला होता है, अब बीच से यहाँ पर कुछ इस टाइप के यहाँ से कुछ कली ऐसे निकली होती है, हल्का हल्का देखे होंगे आप लोग ऐसे। तो ये जो कली निकला है ये किसके कारण निकलता है, ये निकलता है अंतर्वृष्ट विभोज ऊतक के कारण। यानी कलियों में वृद्धि करने का काम कौन करता है, तो अंतर्वृष्ट विभोज ऊतक करता है। ठीक है, और एक और वृद्धि ऊतक है जिसका नाम है पार्श्व विभुज ऊतक। तो यहाँ पर जो मोटाई होती है दोस्तों, मोटाई, ऐसे मोटाई जो होती है इसके जड़ या घेरा, जड़ या तना की जो मोटाई होती है, घेरा को बनाने का काम कौन करता है, तो पार्श्व विभुज ऊतक करता है। ठीक है, तो यहाँ से 3 बातें आप समझे हैं। अस्थायी ऊतक क्या होता है दोस्तों, अस्थायी ऊतक की बात करते हैं। अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल अस्थायी ऊतक और एक होता है जटिल अस्थायी ऊतक। आप लोग नोट करते रहें दोस्तों, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट करते रहिए, जो बात मैं आपको लिखा रहा हूँ बता रहा हूँ आप लोग कॉपी में नोट करते रहें। अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल होता है, एक होता है कौन, जटिल।
सरल में कौन कौन आता है? पैरेनकाइमा होता है, कोलेनकाइमा होता है, स्क्लेरेनकाइमा होता है। और यहीं जटिल की बात करते हैं तो जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जटिल में दो ऊतक आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। बाकी इसके बारे में अगर डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं विज्ञान को बड़ी विधिवत तरीके से आपको बताऊंगा दोस्तों, समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसका सही उत्तर क्या है? पार्श्व विभुज ऊतक। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से है। इसमें आपसे क्या पूछा गया है देखिएगा, कहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है? कौन सा धातु है जो मिट्टी के तेल में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखेंगे नहीं तो वह उसमें आग लग जाएगी, रिएक्शन हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी धातु है? तो उस धातु का नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा सर सोडियम है। क्या है? सोडियम। प्यारे साथियों, सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम एक ज्वलनशील होता है, जो तनिक सा भी हवा के संपर्क में आता है तो उसमें आग लग जाती है, तो इसलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, चलिए सोडियम की बात करते हैं। अब सोडियम आ ही गया है तो देख लीजिए, सोडियम का प्रतीक होता है Na से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इसका प्रतीक है। प्रतीक कौन दिया था? वर्जेलियस ने दिया था, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। अगर दोस्तों सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम की बात करते हैं प्यारे साथियों, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो आपका जवाब क्या होगा? 11। परमाणु क्रमांक कितना होता है प्यारे साथियों? 11 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अच्छा एक बात यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि सोडियम का जो है, सोडियम का यहाँ पर लैटिन नाम क्या है? इसको नेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट्रियम। सोडियम को सोडियम कहा जाता है, Na से इसको डिनोट करते हैं। इसका प्रतीक क्या है? Na। इसका प्रतीक किसने दिया था? मतलब इसका नहीं, तत्वों का प्रतीक किसने दिया था? वर्जिलियस ने दिया था। सोडियम को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? नेट्रियम कहते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बोरबरी के नियम से तो 2 8 1 होगा, 2 8 1 होगा दोस्तों। अब आपसे यह पूछा जाए कि बताइए इसमें कक्षों की संख्या कितनी है? तो ये पहला कक्षा, दूसरा कक्षा और तीसरा कक्षा, इसमें 3 कक्षा हैं। कक्षा कितने हैं? तो 3 कक्षा हैं। कक्षों की संख्या बराबर होती है आवर्त की संख्या, तो आवर्त भी कितने होंगे? 3। यानी सोडियम किस आवर्त में आएगा? तीसरे आवर्त में। ठीक है, तीसरे आवर्त का यह तत्व है। और किस समूह का तत्व है? तो पहले समूह का तत्व है। तो ये सब बातें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। सोडियम के बारे में आप लोगों ने इतना चीज़ें जानी हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखो भैया अगला प्रश्न आपके सामने क्या दे रखा है, देखिए पढ़िए, एक बार पढ़िए दोस्तों। तापमान को डिग्री सेल्सियस से केल्विन पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तापमान जो है दोस्तों, अगर आप उसको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? 273 जोड़ना होगा। क्या करना होगा? 273 जोड़ना होगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। तापमान में क्या करेंगे? दिए गए तापमान में आप उसमें क्या करेंगे? 273 जोड़ देंगे तो वह किस में बदल जाएगा? केल्विन में बदल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलिएगा, देखिए दोस्त यहाँ पर आपके सामने है, क्या कहा गया है इस सवाल में, इस प्रश्न में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि 2 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकंड से शुरुआती वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है। 2 सेकंड के बाद इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? जी का मान क्या है दोस्तों? यहाँ पर क्या है? जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड है। जी का मान क्या है? तो जी का मान दोस्तों 10 मीटर प्रति सेकंड है। इसमें दोस्तों देखिए क्या क्या दिया है, जो डाटा दिया है सबसे पहले आप उसको लिखिए। जो दिया है चला उसको पहले आप लिखिए। यहाँ पर द्रव्यमान यानी एम का मान क्या दिया है? एम का मान 2 किलोग्राम दिया है। 2 किलोग्राम एम का मान दिया है। ठीक है, और एक वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकंड की शुरुआती वेग यानी यू का मान क्या दिया है? शुरुआती वेग माने यू का मान क्या है? 20 मीटर प्रति सेकंड है। 20 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, यू का मान हो जाएगा। ऊपर फेंका जाता है तो 2 सेकंड के बाद टी का मान कितना है? टी का मान क्या है दोस्तों? 2 सेकंड। 2 सेकंड टी का मान हो जाएगा। गतिज ऊर्जा क्या होगा? गतिज ऊर्जा आपसे निकालना है। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? के ई बराबर होता है दोस्तों, के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है।
यानी आपको v का मान निकालना है, तो v का मान तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि v का मान नहीं पता है। तो न्यूटन का जो पहला समीकरण है दोस्तों, न्यूटन का पहला समीकरण से आप v का मान निकालेंगे। ठीक है, न्यूटन के पहले समीकरण से आप क्या निकालेंगे, v का मान निकालेंगे। देखिए यह हो जाएगा, होता है क्या, u बराबर v प्लस at होता है, लेकिन a के स्थान पे यहाँ पर g लेना है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण है। नीचे आएगा वस्तु यहाँ से, देखिए यहाँ से फेंका गया ऊपर, यहाँ ऊपर गया, अब वस्तु नीचे आएगा तो किसके कारण आएगा, गुरुत्वीय त्वरण के कारण आएगा। तो यहाँ a के स्थान पे क्या लेना है, आपको g लेना है। ठीक है, a के स्थान पे क्या लेना है, g लेना है, तो ले लीजिए यहाँ पर g, यानी g t हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, v का मान निकालना है, तो v का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको उधर लेकर जाएंगे तो u माइनस का जी टी। देखिए u का मान क्या है, 20 है, 20 माइनस g का मान क्या है दोस्तों, 10, t का मान क्या है 2, 10 दूना 20, 20 में से 20 गया तो 0, v का मान क्या हो जाएगा 0, v का मान 0 हो जाएगा तो 1/2, m का मान क्या है दोस्तों, m का मान यहाँ पर 2 है, v का मान 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0, सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो 0 इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन देखिए। चला, अगर आप लोग अभी तक सो रहे हैं तो जाग जाइए। ठीक है, क्योंकि अभी जो वैकेंसी आई है, अभी आप तैयारी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इससे दूर हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग इंतजार करते हैं बस उतना ही पाते हैं, जो तैयारी करने वाला, मेहनत करने वाला छोड़ देता है। इसलिए आप लोग पहले से ही जागरूक बनिए, तैयारी में जुटे रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर क्या दिया है, निम्नलिखित में से क्या प्रकृति में कभी अकेले नहीं रह सकता। कौन सा ऐसा चीज़ है जो प्रकृति में अकेला नहीं रह सकता है, तो वह क्या है, बल है। क्या है, वह बल है, क्योंकि बल अब कभी भी अकेला नहीं रह सकता है, बल हमेशा साथ रहेगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक वस्तु यहाँ पर है, एक वस्तु यहाँ पर इस प्रकार से है। ठीक है, आप इस पे बल लगा रहे हैं, इस पे बल लगा रहे हैं, तो बल लगाएंगे तो इधर चला जाएगा, तो ये बल लगाए तो अकेला कहाँ हो गया, इसमें विस्थापन हो गया, तो ये अकेला कहाँ रह गया। ठीक है, तो कौन सा अकेले नहीं रह सकता, वह क्या है दोस्त, वह बल है, बल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां प्रश्न है आपके सामने, बायो गैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती है। बायोगैस संयंत्र के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होगी। जैसे मान लीजिए बायोगैस का मतलब क्या हुआ, जो गैस आप सड़ा गला के बनाते हैं कोई चीज़, जैसे कोई चीज़ आप सड़ा गला कर गैस बनाते हैं, तो उसमें कौन सा चीज़ उत्पन्न नहीं हो सकता, कौन सी गैस उत्पन्न नहीं हो सकती है। देखिए उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कभी उत्पन्न नहीं हो सकती है। बाकी देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड उत्पन्न होगा, यहाँ पर क्या है, मीथेन भी क्या है उत्पन्न होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या होगा, उत्पन्न होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ से देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड यह उत्पन्न नहीं हो सकता है, यह उत्पन्न नहीं हो सकता है बायो संयंत्र के दौरान। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहाँ से निकलता है, तो जैसे गाड़ी जो होती है, धुआं जो निकलता है उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, बहुत जहरीली होती है, ये इससे दम घुटता है। ठीक है, तो ये जो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, यह बायोगैस संयंत्र से नहीं उत्पन्न होता है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया है कि किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो क्लोरीन गैस का प्रयोग किसके निर्माण में करते हैं, तो किसके निर्माण में करते हैं दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। किसके, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही उत्तर, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। देखिएगा इसमें क्या कहा गया है, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, देखिए 2 8 2 8 18 8 2 8 18 8। देखिए 8 2 10 8 8 16 10 26 26 10 36 हो गया, यानी किस में है, 2 8 18 8 किस में है,
तो 2, 8, 18, 8 ऑप्शन नंबर 2 में है, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। बोरबरी के अनुसार ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और ये क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2, 8, 18, 8। ठीक है, चलिए एक बार सभी लोग बताएंगे जो यहाँ पर एक क्रिप्टॉन है ये किस समूह में आता है। क्रिप्टॉन जो है दोस्तों कौन से समूह में आता है बताइए, पीरियाडिक टेबल के कौन से समूह में क्रिप्टॉन आता है। अगर आप लोग ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, क्रिप्टॉन किस समूह के अंतर्गत आता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 दिया गया है दोस्तों, धातु की अम्ल के साथ प्रतिक्रिया होने पर क्या बनता है। अगर धातु को अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, बताइए दोस्तों क्या बनेगा। जब धातु की अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, देखिएगा समझिए यहाँ पर, देखिए समझिए क्या दिया है, एक धातु है, धातु क्या है Na, सोडियम क्या है धातु है। जब आप इसमें प्रतिक्रिया कराते हैं किससे, अम्ल के साथ, HCl क्या है एक अम्ल है, तो क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा NaCl प्लस H2 गैस बाहर निकलता है। H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। इसको आप बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस करने का तरीका क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितना मोल है, 2 मोल है, यहाँ पर कितना है 1 मोल है, तो यहाँ इसको 2 मोल बनाइए, 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ पर 2 मोल हो गया। अब 2 मोल हाइड्रोजन भी हो गया, क्लोरीन भी 2 मोल हो गया, यहाँ पर क्लोरीन कितना मोल है 1 मोल है, तो इसको 2 मोल बना दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए 2 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ जब 2 से गुना करेंगे तो सोडियम भी 2 मोल हो गया, लेकिन यहाँ सोडियम कितना मोल है 1 मोल है, तो यहाँ भी आप क्या कर दीजिए 2 से गुना कर दीजिए। अब ये हो गया बराबर, ये बैलेंस हो गया, ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। तो जब आपने क्या देखा यहाँ पर, जब आपने धातु की प्रतिक्रिया अम्ल के साथ कराए हैं तो यहाँ पर NaCl बना है और हाइड्रोजन जो है क्या है, हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकला है। NaCl क्या होता है दोस्तों, क्षार होता है, और ये हाइड्रोजन गैस ये है, तो क्या बनेगा, एक क्षार और हाइड्रोजन बनेगा, एक क्षार और हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। क्लियर है, एक क्षार बनेगा और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर यहाँ पर 19, चलिए भैया प्रश्न नंबर 19 है आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहा गया है कि यदि होता तो अधिक जैव विविधता उत्पन्न होती। कौन सा प्रजनन होता तो जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती, मतलब जैव विविधता बहुत उत्पन्न होती, मतलब जैव विविधता उत्पन्न होती, मतलब क्या हुआ कि सब लोग अलग अलग तरह के दिखते। जैव विविधता का मतलब क्या हुआ, हर एक चीज अलग अलग दिखता। तो ऐसा कब होगा, जब उसमें प्रजनन होगा लैंगिक। कैसा, लैंगिक प्रजनन जब भी होगा तो जैव विविधता बहुत अधिक देखने को मिलती है। जैव विविधता देखने को कब मिलती है, जब लैंगिक प्रजनन होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लैंगिक प्रजनन, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। ठीक है मेरे भाई, आगे चलें। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन ये दिया गया है कि दाब कम होने से बर्फ का गलनांक कम हो जाता है, ये तो सही बात है, ठीक है, आपको क्या इसमें छांटना है, गलत। अगला ऑप्शन ये दिया गया है कि तरल बूंदों को गोलाकार आकार तरल पदार्थों के पृष्ठ तनाव के गुण के कारण होता है, बात सही है। अगला यहाँ पर दिया है वाष्पीकरण के केवल द्रवों की सतह पर होता है, नहीं, वाष्पीकरण केवल द्रव के सतह पर नहीं होता है, यह जिस बर्तन में रखते हैं उस बर्तन के सतह पर होता है। यही बात क्या है, गलत है, ठीक है, यही बात क्या है, गलत है। तो इसका मतलब प्रश्न के हिसाब से यही इसका सही उत्तर है, क्योंकि आपको क्या छांटना था, गलत, आपको बताना था दोस्तों गलत, तो यही इसका गलत उत्तर होगा। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्लियर है, एक बार बताएंगे सभी लोग, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को बड़े बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए होंगे और हर एक चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका फुल वीडियो मैं लूँ, मतलब चैप्टर वाइज मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊँ, तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्त।
तो फिर मिलते हैं कल अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।